स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक पर्सनैलिटी असेसमेंट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्या पर्सनैलिटी को भी असेस किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्सनैलिटी असेसमेंट होता क्या है। हर इंडिविजुअल कैरेक्टराइज वाइज, अपने फीचर्स वाइज या अपने बोल सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स वाइज दूसरे पर्सन से अलग होता है। तो वो कितना अलग है, किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, उसको जानने के लिए जो एक फॉर्मल तरीका यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट। असेसमेंट आपको मैंने पहले भी बताया था कि असेसमेंट एक ऐसा टेस्ट फॉर्म होता है जो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, कोई ऐसे भी टास्क होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट करवाने के बाद हम किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंसी, उसकी एप्टीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कौन से असेसमेंट की बात करेंगे? पर्सनैलिटी असेसमेंट की। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट को हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी भी पर्सन की कोई इलनेस है उसको डायग्नोसिस कर सके, उसकी काउंसलिंग कर सके, उसे मोटिवेट कर सके, इसके अंदर जो कमियां है उसे इम्प्रूव कर सके और उसकी पर्सनैलिटी को सॉलिड बना सके। तो इसीलिए पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए देयर आर सम टेक्निक्स। आपके सिलेबस में जो टेक्निक्स है दैट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड बिहेवियरल एनालिसिस। इन 4 टेक्निक्स का यूज कर हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट में कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें अगर हमें पर्सनैलिटी को टेस्ट करना है तो उसमें पर्सनैलिटी से रिलेटेड अलग अलग सिम्टम्स के क्वेश्चंस होते हैं और आप पर उनका जिस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, आपका जो रिएक्शन रहता है उन क्वेश्चंस को पढ़कर, उसके अकॉर्डिंग हम आपके पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में कोई प्री बिल्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और इसके अंदर क्या है कि आप लोग अपनी पर्सनैलिटी के बारे में खुद रिपोर्ट करते हैं, खुद उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए इसके अंदर जो मेथड्स आएंगे उसको हम बोलेंगे सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जिन्हें 1 बाय 1 पर्संस पढ़ते हैं और अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से उसे एक्सप्लेन करते हैं, उनका आंसर करते हैं। ये सब डायरेक्ट मेथड्स होते हैं जिसके अंदर हम लोगों से डायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन ली जाती है हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड और हम डायरेक्टली उस इंफॉर्मेशन को देते हैं। फिर आती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टेक्निक्स है जिससे हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। इसे हम एक तरह का इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं जिसमें डायरेक्टली किसी भी क्लाइंट से उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किया जाता। कुछ इस तरह की टेस्टिंग होती है, कुछ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की जाती है जिसे हम इनडायरेक्ट सिचुएशन कहते हैं, ताकि क्लाइंट को परफॉर्म करते समय हेजिटेशन फील ना हो और वो खुलकर अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को बाहर रख सके ताकि हम लोग उसकी पर्सनैलिटी को जान सके। तो इसमें इनडायरेक्ट तरीका यूज किया जाएगा। बिहेवियरल एनालिसिस ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर आपका बिहेव मेन फोकस पॉइंट होता है। बिहेव को बहुत तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है और उस ऑब्जर्वेशन के बाद आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। तो हम आइए जानते हैं कि किस किस तरीके से इन टेक्निक्स के अंदर जो सब मेथड्स हैं उन मेथड्स का यूज करके हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली हमारी पर्सनैलिटी असेसमेंट की टेक्निक है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के अंदर हमारी 3 टेक्निक्स आती हैं, 3 तरह का मेजर अप आता है जिसमें हम पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। सबसे पहला है MMPI। What is the full form of MMPI? मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। रिपीट कर देती हूँ, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी प्रोपोज्ड बाय हथावे एंड मैककिनली। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी इन्वेंटरी होती है जिसके अंदर 567 स्टेटमेंट्स होते हैं, मींस क्वेश्चंस होते हैं जिनके कुछ फिक्स आंसर्स दिए होते हैं। 1 बाय 1 आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको उनका जवाब देना होता है। MMPI का नेक्स्ट वर्जन भी आ गया है जिसे हम बोलते हैं MMPI सेकंड। ये जो MMPI सेकंड है जिसके अंदर 567 स्टेटमेंट्स होते हैं, इन स्टेटमेंट्स के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है कि हम किस किस चीजों को चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर 10 तरह के सब स्केल्स होते हैं, मींस
ऐसी 10 साइकोपैथोलॉजिकल डिसीजेज होती हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है, उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स होते हैं और उन 10 डिसीजेज के बारे में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी के अंदर कौन सी ऐसी डिसीज या कौन सा ऐसा अबनॉर्मल फैक्टर है जो इसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मैं आपको उन 10 सब स्केल्स के नाम बताती हूँ कि जिस बेस पे ये क्वेश्चन सेट किए होते हैं और उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक पर्सनैलिटी में आपका कौन सा साइकोपैथोलॉजिकली कंसेप्ट सबसे ज्यादा है, जिससे आपका पर्सनैलिटी एसेस करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। देखिए इसमें आप हिस्ट्रिया, डिप्रेशन, साइकोपैथिक, डेविएट, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, पैरानोइया, साइकोएस्थेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, मैनिया, सोशल इंट्रोवर्जन, इस तरीके की जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सब स्केल्स आपको मिलेंगे और इससे हम आप लोगों की पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया में भी MMPI का नेक्स्ट वर्जन आया जिसको हम जानते हैं JMPI के नाम से, और ये जो नेक्स्ट वर्जन था JMPI दैट वाज प्रपोज्ड बाय मलिक एंड जोशी। JMPI की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। जे का मीन जोधपुर इसलिए है क्योंकि दिस सेल्फ मेजर टेस्ट वाज प्रपोज्ड इन जोधपुर बाय मलिक एंड जोशी। तो आपको ध्यान रखना है कि MMPI ऐसी पर्सनैलिटी इन्वेंटरी है, ऐसी टेस्टिंग है जिसके अंदर साइकोपैथोलॉजिकली पर्सनैलिटी से रिलेटेड 10 तरह की हम बीमारियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेस पर आपकी पर्सनैलिटी बता सकते हैं, और इसमें 567 स्टेटमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट सेल्फ रिपोर्ट मेजर है EPQ, जिसकी फुल फॉर्म है आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी। इसके अंदर टोटल 2 डिमेंशंस के बेस पर क्वेश्चंस दिए होते हैं और उन 2 डिमेंशंस के बेस पर जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उससे आपकी 32 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे EPQ जो कि आइजेंक ने डेवलप की, इसकी फुल फॉर्म है आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी। इसमें 2 डिमेंशंस पर पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और 32 ट्रेट्स मींस 32 पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वो 2 डिमेंशंस कौन कौन से हैं? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। फर्स्ट डिमेंशन हो गया इसका इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। सेकंड डिमेंशन इमोशनली स्टेबल और अनस्टेबल। तीसरा डिमेंशन जो इन दोनों को मिलाने के बाद आइजेक ने डेवलप किया था उसे हम जानेंगे साइकोटिसिज्म। तो जो लोग इंट्रोवर्ट में हाई आते हैं आफ्टर अप्लाइंग दिस टेस्ट वो लोग इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के हैं। जिन लोगों का नेचर अनस्टेबल आता है मींस वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। जिन लोगों का साइकोटिसिज्म कंसेप्ट बहुत ज्यादा हाई रहता है ऐसे लोगों का जो बिहेव होता है वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल, ईगोसेंट्रिक और एंटी सोशल होता है। तो ये था हमारा EPQ। नेक्स्ट सेल्फ रिपोर्ट मेजर आता है आपका 16PF जिसकी फुल फॉर्म है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर एनालिसिस दैट वाज प्रपोज्ड बाय कैटल। ये आपको प्रपोज किया कैटल ने। इसके अंदर हम टोटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, पता लगाते हैं कि आपके अंदर कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा है। इसके अंदर भी कुछ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का एग्जांपल कि जब मुझे मेरा दोस्त मूवी के लिए बुलाने आता है तो मैं मेरी पढ़ाई छोड़कर उसके साथ मूवी देखने चला जाता हूँ, यस या नो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यस पर टिक करेंगे, इफ यू डोंट डू तो आप करेंगे नो पर टिक। तो इस तरह से डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं जिसे आप पढ़ते हैं और अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसमें जवाब देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें हम मेनली आपके 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को असेस करते हैं। मीन्स आप कावर्ड है, आप आउटगोइंग है, आप इंट्रोवर्ट है, आप एक्सट्रोवर्ट है, आप पोलाइट है, इम्पोलाइट है, कैसे। और आपके स्टेटमेंट्स पर दिए हुए आंसर्स के बेसिस पर आपके जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको करियर में गाइड कर सकते हैं, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन में हेल्प कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप कौन सा ऑक्यूपेशन आगे जाकर चेक करें, चूज करें। एक और चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो आपकी ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं हर किसी
स्टेटमेंट में, असेसमेंट में कोई ना कोई कमी तो रह जाती है। तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की प्रॉब्लम है दो, सोशल डिजायरेबिलिटी और एक्विसेंस। अगर ये दो मोटिव्स आपके अंदर है तो कहीं ना कहीं हम आपकी पर्सनैलिटी को अच्छे से असेस नहीं कर पाते हैं। क्यों? कुछ बच्चे जब इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो वो लोग सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो डिजायरेबल आंसर है उस पर टिक कर देते हैं, खुद की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग टिक नहीं करते, जिस वजह से उनकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट सही नहीं हो पाता। एक्विसेंस के अंदर क्या होता है कि हम लोग जब किसी चीज पर टिक कर रहे हैं तो सडनली हम क्वेश्चंस को रीड करना ही बंद कर देते हैं और अपनी मर्जी से यस 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 या नो नो पर टिक करते रहते हैं, जिस वजह से भी ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी पर्सनैलिटी का असेसमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखेंगे 3 तरह के सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स है, जिसमें आप देखिए खुद ही अपनी क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं ना, इसीलिए ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स करेंगे, MMPI, EPQ एंड 16PF। आगे जानते हैं नेक्स्ट मेथड हमारा पर्सनैलिटी असेसमेंट का, नेक्स्ट टेक्निक्स जो है की है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को पर्सनैलिटी असेसमेंट की इनडायरेक्ट टेक्निक्स भी कहा जाता है। इससे पहले जो आपने पर्सनैलिटी असेसमेंट की टेक्निक पढ़ी थी सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, वो डायरेक्ट टेक्निक थी जिसमें आप क्वेश्चन को रीड करते हो, जवाब देते हो। तो कुछ लोग देखो ऐसे भी होते हैं जो खुलकर अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं है क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसीलिए पर्सनैलिटी को अच्छे से असेस करने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर प्रोजेक्टिव टेक्निक स्टार्ट की, जिसमें इनडायरेक्टली क्लाइंट से इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है और उस इंफॉर्मेशन बेसिस पे हम आपकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। क्योंकि जो आपने फ्रायड की साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ी थी, उस थ्योरी के अंदर मेनली आपकी जो मोटिव्स होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं। तो उन अनकॉन्शियस मोटिव्स को इनडायरेक्ट मेथड्स यूज कर कॉन्शियस लेवल पर लाने का एफर्ट किया जाता है, ताकि हम लोग एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है उसे असेस कर सके। तो देखिए जो आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, इसके अंदर जितने भी टेस्ट मेथड यूज किए जाते हैं उसमें आपकी क्लाइंट के सामने कुछ स्टिमुलस प्रपोज किए जाते हैं और जो वो स्टिमुलस होते हैं वो आधे अधूरे होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो स्टिमुलस यूज होते हैं वो अनडिफाइंड, लेस डिफाइंड या अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। आपका जो पहले की मेथड थे सेल्फ रिपोर्ट मेथड, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड थे, लेकिन ये जो है वो किस पर बेस्ड होते हैं? क्वालिटी पर। आपकी जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं वो क्वालिटी पर बेस्ड होती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला टेस्ट हमारा आता है रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट, दैट वाज प्रपोज्ड बाय हरमन रोशा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है जिसके अंदर 10 तरह के कार्ड्स होते हैं और इन कार्ड्स के ऊपर इंक ब्लॉट से कुछ रिएक्शंस क्रिएट किए होते हैं। मतलब हर कार्ड के ऊपर आपको लगेगा कि इंक डाली हुई है और उस इंक को यूज करके कुछ शेप्स बनाई हुई है। इसके अंदर मेनली जो 5 कार्ड्स होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स के होते हैं, 2 कार्ड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और जो रिमेनिंग कार्ड्स होते हैं उसके अंदर पेस्टल कलर यूज किए जाते हैं। 5 कार्ड्स पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर, 2 कार्ड्स पर रेड कलर और बाकी रिमेनिंग जो कार्ड्स हैं उस पर पेस्टल कलर। और इन कार्ड्स का साइज होता है 7/10। इन कार्ड्स को 1 by 1 करके क्लाइंट को दिया जाता है। क्लाइंट इन कार्ड्स को देखता है, जो इंक से बनी हुई शेप है उसको देखकर वो अपना जवाब देता है। वो सोचता है कि ये किसकी शेप है। और साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है, हरमन रोशा का ये मानना है कि जो क्लाइंट का रिस्पॉन्स होगा उस कार्ड को देखकर वो उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करेगा कि जैसा आपका व्यक्तित्व है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, वैसा ही आपका रिस्पॉन्स होगा। और जब आप वो रिस्पॉन्स दे देते हो तब साइकोलॉजिस्ट आपसे पूछते हैं कि आपने ये जो रिस्पॉन्स दिया वो कहाँ पर दिया। मीन्स ये जो आपने यहाँ पर किसी भी चीज को विजुअलाइज किया है कि मुझे इस कार्ड के अंदर ये दिखाई दे रहा है, तो वो आपसे पूछेगा कि ये ऑब्जेक्ट आपने कहाँ देखा था, हाउ कैसे देखा था, व्हाट क्या हो रहा है इस कार्ड में, क्या आपने ऐसा सोचा कि आपको ऐसा लगा। तो आपके इन कार्ड्स के थ्रू आपका साइकोलॉजिस्ट वेयर, हाउ एंड व्हाट जैसे क्वेश्चंस के जवाब आपसे मांगता है और जो जवाब आप यहाँ पर देते हो उसके बेसिस पर आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है।
आप सोच रहे होंगे कि इनडायरेक्ट मेथड कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट ये सोचेगा कि मैं अपने बारे में थोड़ी बता रहा हूँ, मैं तो किसी कार्ड के बारे में बता रहा हूँ, तो कार्ड के बारे में बताने में से मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी असेस होगी। तो इसीलिए कार्ड के बारे में जो आप बताओगे ना, उसी आंसर से साइकोलॉजिस्ट आपकी पर्सनैलिटी को निकालेगा कि इसका तरीका ये है बताने का, इसका मतलब इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो जैसा आप रिस्पॉन्स करते हो, जैसे आप खुद होते हो ना, वैसे हम सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। तो पहला टेस्ट है रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसमें इंक से बने हुए कुछ ब्लॉट्स होते हैं, कुछ कार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इसमें आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में TAT, जिसकी फुल फॉर्म है थीमेटिक एप परसेप्शन टेस्ट, प्रपोज्ड बाय मॉर्गन एंड मुर्रे। इसके अंदर वैसे तो अगर आपसे पूछा जाए 30 कार्ड्स होते हैं, लेकिन अगर आपको ये इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन वाइज मिलता है तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि आपको याद रखना है कि TAT में कितने कार्ड होते हैं, टोटल 31। 30 कार्ड ऐसे होते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, और एक कार्ड जो होगा वो ब्लैंक होगा, उस पर किसी भी तरह की कोई पिक्चर नहीं होती। तो टोटल कितने कार्ड हो गए, 31, जिसमें से कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो अडल्ट मेल और फीमेल्स के लिए बने होते हैं, कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो गर्ल्स और बॉयज के अकॉर्डिंग बने होते हैं, और जिस भी पर्सन की पर्सनैलिटी असेस करनी है उसको हम लोग कितने कार्ड देते हैं, 20 कार्ड्स देते हैं, उनमें से सिलेक्ट करके उनकी एज के अकॉर्डिंग। और उन 20 कार्ड्स के अंदर में से 90 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर पिक्चर्स बनी होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, और एक कार्ड होता है ब्लैंक। अब कहा क्या जाता है उन्हें कहा जाता है कि 1 बाय 1 आप इन कार्ड्स को देखिए, 5 मिनट का समय है आपके पास, देखिए कि इस कार्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, और एक स्टोरी बनाइए। आपको स्टोरी बनाने का टास्क दिया जाता है, और सब क्लाइंट्स इस तरह से इन कार्ड्स को देखते हैं, स्टोरी बनाते हैं। स्टोरी बनाने के बाद जब आप अपने कार्ड साइकोलॉजिस्ट को रिटर्न कर देते हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट उन स्टोरीज को पढ़ते हैं और उसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने उस स्टोरी में प्रेजेंट क्या दिखाया है, पास्ट में क्या इंसिडेंट दिखाया है, और फ्यूचर में क्या दिखाया है। इन सभी फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी की जड़ तक पहुंचा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आप इस कार्ड के अंदर स्टोरी में एक्सप्लेन करते हैं, कहीं ना कहीं वो इंसिडेंट आपके साथ कभी हुए होते हैं, और वही आपकी पर्सनैलिटी है। तो इस तरह से TAT टेस्ट में भी कार्ड्स के थ्रू, रिस्पॉन्स के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। नेक्स्ट आता है पीयर स्टडी, जो कि प्रपोज्ड की रोजेनविग ने, जिसकी फुल फॉर्म है रोजेनविग्स पर्सनैलिटी फ्रस्ट्रेशन स्टडी। F का मीन्स फ्रस्ट्रेशन, P मीन्स पर्सनैलिटी। इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह की सिचुएशन, इस तरह का एक कार्ड दिखाया जाता है पर्सन को, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को फ्रस्ट्रेट करता हुआ, इरिटेट करता हुआ दिखाई देता है, और आपको क्या करना है कि इरिटेशन वाली इस तरह के कार्ड दिखाए जाएंगे, तो आपको वहां पर बोलना है कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, कि आप इरिटेट हो जाते, आप सामने वाले को हर्ट करते, या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते। मींस आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। जो फ्रस्ट्रेटेड ऑब्जेक्ट है, मींस जो पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, या फ्रस्ट्रेट करने वाले के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जिससे फ्रस्ट्रेशन ही खत्म हो जाए, या फिर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो कि खुद परेशान हो रहा है, या फिर उसको देख रहे हैं जो परेशान कर रहा है। देखो, अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील की होगी ना, तो आपका मेनली फोकस पॉइंट होगा उस पर्सन पर जो उस कार्ड के अंदर फ्रस्ट्रेशन को झेल रहा है। लेकिन अगर आपने किसी को फ्रस्ट्रेट किया है, तो आपका मेन फोकस पॉइंट क्या होगा, उस पर्सन पर जो फ्रस्ट्रेट कर रहा है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो लाइफ के अंदर लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, तो आपका उस कार्ड को देखकर मेन फोकस पॉइंट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जिस तरह का आप एक्सप्रेशन लोगे, उस बेसिस पर पीयर स्टडी में आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेंटेंस कंप्लीशन, जिसके अंदर आपको सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं। ये सेंटेंसेस आधे अधूरे होते हैं, और आपको एक एक करके इन हाफ रिमेनिंग सेंटेंसेस को पढ़ना होता है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होता है। इस तरह से 100 से 200 सेंटेंस होते हैं, और जिस तरह से आप उन्हें कंप्लीट करते हैं, उस बेसिस पर आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। ऐसे लिखा हुआ है, माय फादर डैश डैश डैश, किसी बच्चे ने जवाब दिया लव्स मी अ लॉट,
हेट्स मी अलॉट, तो उन दोनों का अपनी फादर के लिए जो राय है वो अलग अलग होगी। तो इस बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी, मीन्स आप अपने से बड़ों के बारे में कैसे सोचते हैं। ड्रॉ अ पर्सन्स टेस्ट, ड्रॉ अ पर्सन्स टेस्ट, जिसमें क्या है कि एक पर्सन को कहा जाता है कि किसी भी क्रिएचर की आप एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने के बाद उसे कहा जाता है कि अगर आपने एक पर्सन की फोटो बनाई है या किसी भी क्रिएचर की जो फोटो बनाई है उसके अपोजिट जेंडर की एक फोटो बनाइए। जब वो भी बनानी जाती है फिर आपको कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में अब आप एक स्टोरी बनाइए। अब जो आप स्टोरी बनाते हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दैट विल शो कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और उस स्टोरी के बेसिस पर हम आपकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टोरी आपकी ही लाइफ से जुड़ी होती है। तो ये है हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जिसके थ्रू हम लोग एक पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं इनडायरेक्ट तरीके से, ताकि आपके अनकॉन्शियस लेवल को कॉन्शियस लेवल पर लाकर उसे एक सही मोटिवेशन